हेलो बच्चों, कैसे हो। सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी साइंस नेक्सस। और आज हम लोग बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स दोनों पढ़ने वाले हैं। एसेक्सुअल के लिए लेक्चर मैं बाद में रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए पहले सेक्सुअल का जो है वो मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, पहले उसका लेक्चर रिकॉर्ड कर देता हूं। एसेक्सुअल का बाद में रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले रिप्रोडक्शन है क्या? तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्या करता है, ऑफ स्प्रिंग्स को पैदा करने में मदद करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ओवर जनरेशंस। ठीक है, बहुत सारे जनरेशंस को कंटिन्यू करना है, स्पेसीज को कंटिन्यू करना है। अब ह्यूमन स्पेसीज को पूरा का पूरा कंटिन्यू करना है तो क्या चाहिए भाई? रिप्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है स्पीसीज को कंटिन्यू रखने में मदद करता है बेटा, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। और हम लोग सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहले जानना होगा कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्योंकि पौधे में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फ्लावर ही परफॉर्म करता है, फ्लावर के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। इसलिए पहले फ्लावर के पार्ट्स को, फ्लोरल पार्ट्स को जानना जरूरी होता है बेटा। तो चलिए एक एक करके स्टडी करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहां से आप देख लीजिए पेटल, जिसको आप बहुत आसानी से पहचानते हैं। ये लाल पीले कलर का जो पंख, फूल की जो पंखुड़ी होती है, ये क्या कहलाती है बेटा? पेटल कहलाती है। ठीक है, ये फ्लावर को खूबसूरती देती है, फ्लावर को फ्रैग्रेंस देती है, अच्छा अच्छा सुगंध आता है फूल से। ठीक है, हम लोग फूल सूंघते हैं ना, तो क्या, कहां से सुगंध आती है? पेटल्स से आती है बेटा। ठीक है, और पॉलिनेशन, जो कि आप आगे पढ़ोगे, पॉलिनेशन के समय में ये इंसेक्ट्स को अपने तरफ अट्रैक्ट भी करवाता है, ताकि पॉलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा पर पहुंच सके। पढ़ेंगे आगे बेटा हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया पेटल। ढेर सारे पेटल्स हो सकते हैं। उसके नीचे आप लिखा हुआ देख रहे होंगे सेपल। तो पेटल के नीचे ये हरे हरे कलर का जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, लीफ जैसा, लीफी स्ट्रक्चर, ये बेटा सेपल कहलाता है। ठीक है, फ्लावर जब बड स्टेज में होता है, ठीक है, मतलब अभी खिला नहीं है, कली के स्टेज में है, तो उस समय ये सेपल ही होते हैं जो पूरे फ्लावर को एक साथ प्रोटेक्ट करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव फंक्शन है बेटा इसका। उसके बाद स्टैमेन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आगे पढ़ेंगे ही हम लोग। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव, ये वाला पार्ट देख रहे हो बेटा, ये डंठल निकला हुआ, उसके ऊपर ये हेड जैसा, डंठल निकला हुआ, उसके ऊपर ये हेड जैसा। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये स्टैमेन है। ठीक है, और स्टैमेन को हम, स्टैमेन के दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला जो हिस्सा है डंठल वाला, ये फिलामेंट हो गया, और ये हेड वाला जो हिस्सा है ये एंथर हो गया। ठीक है, उसके बाद चले आते हैं पिस्टिल में, है ना। स्टेमेन को बेटा एंड्रोसियम भी कहते हैं हम लोग, एंड्रोसियम भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, और पिस्टिल को बेटा कार्पेल भी कहते हैं, या फिर पिस्टिल को हम लोग जो है गाइनोसियम भी कहते हैं, गाइनोसियम भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली लोग स्टेमेन और पिस्टल के नाम, पिस्टिल के नाम से, हम पिस्टल कह रहे थे, बताओ, पिस्टिल के नाम से जानता है। ठीक है, अब ये पिस्टिल जो है, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो, ये वाला भास शेप्ड स्ट्रक्चर जो देख रहे हो बेटा, ये वाला बीच में जो है, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके तीन हिस्से होते हैं, एक स्टिग्मा होता है, एक स्टाइल होता है, एक ओवरी होता है। ये जो अपर वाला ब्रॉड एंड एरिया है, थोड़ा सा ब्रॉड एंड एरिया है, ये स्टिग्मा हो गया, और बीच में ये ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर है, ये स्टाइल हो गया, और यहां जो ये फूला हुआ स्वॉलन हिस्सा है, ये बेटा ओवरी हो गया। तो सबके बारे में फिर से हम लोग पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको फ्लावर के पार्ट्स दिखा रहा था। ठीक है, और ये जो ओवरी है, ओवरी में जो है आप यहां देख रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ओवरी के अंदर ढेर सारे ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। इसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, नीचे फूला हुआ स्ट्रक्चर ओवरी, और ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। और आगे क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेटा पहले फ्लावर के सारे पार्ट्स को हम लोग एक एक करके समझेंगे जो जरूरी है।
सेपल्स मैंने समझा ही दिया आपको, यूजुअली ग्रीन होता है और प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्लावर्स ड्यूरिंग द बर्ड स्टेज। फूल जब अपने बर्ड स्टेज में होता है, मतलब अभी खिला हुआ नहीं होता है, तो प्रोटेक्ट करना ये काम होता है किसका? सेपल का। और बेटा ढेर सारे सेपल्स भी होते हैं, तो सेपल्स के कलेक्शन को कैलिक्स कहा जाता है। ओके, पेटल याद ही होगा आपको, अभी तुरंत मैंने बताया। फूल का जो सबसे खूबसूरत पंखुड़ियां जो होती है ना उसकी, उसको पेटल्स कहा जाता है। और पेटल्स के कलेक्शन को बेटा कॉरोला कहा जाता है। ब्राइटली कलर्ड, अच्छा होता है देखने में, सुंदर लगता है। एंड हैव स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, उससे सुगंध भी आती है। और अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स को भी वही जो मैंने कहा, इंसेक्ट वगैरह जो पॉलिनेशन करने में मदद करेगा, उस इंसेक्ट को भी यह अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब पॉलिनेशन पर अभी मत सोचिए, आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे ही। एंथर और फिलामेंट याद होगा अभी आपको, ये मैंने बताया था आपको स्टेमेन के अंदर कि स्टेमेन के दो हिस्से हैं बेटा, एक एंथर, एक फिलामेंट है, एक एंथर है। तो चलिए इसको समझते हैं, इसको हम लोग यहां समझते हैं, फिर वापस जाते हैं। देखिए, ये हो गया फिलामेंट और ये हो गया लॉब्यूलेटेड स्ट्रक्चर। लॉब्यूलेटेड क्यों? क्योंकि दो लोब्स में बटा हुआ है, दो पार्ट्स में बटा हुआ है, इसलिए इसको लॉब्यूलेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हो गया फिलामेंट और ये जो लॉब्यूलेटेड स्ट्रक्चर है इसको बेटा हम लोग एंथर कहते हैं। और इसके एक लोब को आप ये जान लो, दो लोब है ना, एक लोब को हम लोग एंथर लोब कहते हैं, दूसरा भी एंथर लोब ही हुआ। ठीक है, अब यहां क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे से पॉलन सैक होते हैं। एंथर के अंदर क्या होता है बेटा? पॉलन सैक होता है। और इन पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, अब ये पॉलन ग्रेन क्या होता है? पॉलन ग्रेन क्या होता है इस बारे में जाने। ये पॉलन ग्रेन जो हमने अभी दिखाया, पॉलन ग्रेन जो हमने अभी दिखाया, यही मेल गैमिट को कंटेन करता है। कंटेन्स मेल गैमिट। ठीक है, तो फ्लावर का जो मेल गैमिट है वो कहां पाया जाता है बेटा? पॉलन सैक के अंदर पाया जाता है, पॉलन ग्रेन में पाया जाता है। पॉलन ग्रेन ही मेल गैमिट को कंटेन करता है। ये मान लीजिए एक पॉलन ग्रेन हो गया, इसके अंदर इस टाइप का कवर जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इस पॉलन ग्रेन के अंदर ही बेटा, इसके अंदर ही मेल गैमेट अवेलेबल होता है, मेल गैमेट पाया जाता है। ठीक है, अब यहां भी इस मेल गैमेट को स्पर्म कहा जा सकता है। मेल गैमेट उसको टर्म ही दिया गया है, स्पर्म। ठीक है, अब ये मत समझना कि खाली एनिमल्स में, खाली ह्यूमंस में स्पर्म होता है। फ्लावर में भी मेल गैमेट को स्पर्म कंसीडर किया जा सकता है, फीमेल गैमेट को ओवम कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर बेटा? स्टेमेन का, जो मैं आपको अभी बता रहा था। ठीक है, एंथर भी बता दिया हमने, फिलामेंट भी बता दिया हमने। फिलामेंट क्या करता है? संभाले हुए रखता है। ठीक है, इट फॉर्म्स द स्टॉक दैट बियर्स एंथर। ठीक है, एंथर को संभाले हुए रहता है। अब चले आइए स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। ये हो गया बेटा, ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। और ब्लैंक पेज हो तो ठीक है, नहीं तो इसी को क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो क्या बताना था भाई, क्या बताना था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बताना था। चलो ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो इस टाइप का होता है बेटा, भास शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे गमला होता है ना, गमले के जैसा ही ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये जो ऊपर वाला ब्रॉडन हिस्सा है ये हो गया स्टिग्मा। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पतली पतली सी, ये हो गई स्टाइल। और ये जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है बेटा, ये हो गया ओवरी। ठीक है, और मैंने अभी आपको थोड़ा सा बता ही दिया था, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। अभी एक ही ओव्यूल बना के दिखा रहे हैं, इस ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है।
और इस ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग बेटा ओवम कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब इसमें और एक आध चीज आप जान लो, जब पॉलन ग्रेन्स आता है, ठीक है, जब पॉलन ग्रेन्स आता है, थोड़ा सा मैं आपको एडवांस स्टेज में जाके इसके बारे में बताता हूं, जिसके बारे में आगे पढ़ना ही है हम लोगों को, इसलिए बता रहा हूं कि मान लो पॉलन ग्रेन यहां आया, ठीक है, या रुको और क्लियर बना देता हूं अच्छी तरह से। पॉलन ग्रेन यहां आया तो स्टिग्मा जो है वो स्टिकी नेचर का होता है। देखो स्टिग्मा के लिए क्या लिखा है, रिसीव्स पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन ड्यू टू देयर स्टिकी नेचर। पॉलन ग्रेन इस पर आता है, एंथर से पॉलन ग्रेन इस पर आता है, और इसी को तो पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पर आना ही पॉलिनेशन कहलाता है बेटा, ठीक है। पॉलिनेशन हुआ, मेल और फीमेल गैमेट आगे जाके मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जायगोट बन जाएगा, एम्ब्रायो बन जाएगा। सारी बात बताता हूं, एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग। फिलहाल यहां देखो, और स्टाइल के बारे में लिखा है, वही जो डक्ट जैसा स्ट्रक्चर था, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड ओवरी, पॉलन ट्यूब ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओव्यूल। अब आप कहोगे सर ये पॉलन ट्यूब तो समझ में ही नहीं आया, इसीलिए मैं आपको बता रहा था, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। पॉलन ग्रेन यहां आया, ठीक है। अब ये पॉलन ग्रेन जब यहां आया स्टिग्मा पर, तो क्या हो गया बेटा, पॉलिनेशन हो गया। अब यहां पॉलन जर्मिनेशन होता है। पॉलन जर्मिनेशन के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंदर से एक पतली सी ट्यूब जो है वो यहां तक पहुंचती है, ओवरी होते हुए ये पतली सी ट्यूब जो है वो यहां तक पहुंचती है, ओव्यूल तक पहुंचती है, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब बन गया। अब जब पॉलन ट्यूब बन के तैयार हो जाता है, तो इस पॉलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है, इसके अंदर जो मेल गैमेट है, उस मेल गैमेट को ये रिलीज कर देता है, और ये मेल गैमेट ट्रैवल करते 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 ओव्यूल के अंदर आ जाता है। और जिस पॉइंट से ये एंट्री करता है, इस पोर को माइक्रोपाइल कहा जाता है बेटा। तो यहां से ये इंटर करता है। अब यहां फीमेल गैमेट तो पहले से है, तो अब ये मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज कर जाता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज कर जाता है, मेल गैमेट हो गया, फीमेल गैमेट हो गया, दोनों फ्यूज कर जाता है, और फ्यूज करके एक नया स्ट्रक्चर जेनरेट करता है, जिसको हम लोग जायगोट कहते हैं। समझ रहे हो? अब ये जायगोट जब फॉर्म कर जाता है, तो जायगोट एक सेल होता है, ठीक है। जायगोट जब फॉर्म कर जाता है, इसके बाद इससे एम्ब्रियो बनता है या एम्ब्रायो बनता है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी फिलहाल हमको पॉलन ट्यूब समझाना था कि स्टाइल से होते हुए एक ट्यूब जेनरेट होता है जो यहां तक जाता है, ओव्यूल तक जाता है, ठीक है। ये ट्यूब जो है ये कहलाता है पॉलन ट्यूब, ठीक है। तो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है स्टाइल, जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है, स्टिग्मा से ट्यूब के थ्रू वो ओवरी तक कनेक्ट हुआ था, आपने अभी देखा। और पॉलन ट्यूब ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओव्यूल, और पॉलन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुंच गया था, फीमेल गैमेट तक पहुंच गया था, फिर फर्टिलाइजेशन भी हो गया था। ओवरी क्या है? बेसल स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल, फुला हुआ हिस्सा है पिस्टिल का, फीमेल रिप्रोडक्टिव का, कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद यही ओव्यूल, यही ओवरी, ये ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। और ये ओव्यूल कहीं लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ है, चलो लिख देता हूं, ये ओव्यूल हो गया। ओव्यूल बेटा सीड में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब जब जायगोट बन जाता है तो ओवरी डेवलप कर जाता है फ्रूट में, और ओव्यूल डेवलप कर जाता है सीड में, ठीक है।
ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ही होता है, कंटेन्स फीमेल गैमेट, उसके अंदर फीमेल गैमेट होता है, और ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट यहीं आके मिला था, इसलिए ये साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है, या साइट ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन कह लो, साइट ऑफ एम्ब्रायो फॉर्मेशन कह लो, सब ओव्यूल ही होता है। आगे जाके और इन डिटेल इस बात को समझोगे। अब देखो बेटा, एक्चुअली है क्या कि इस दुनिया में दो तरह के पौधे पाए जाते हैं, इस दुनिया में दो तरह के पौधे पाए जाते हैं। एक हो गया फ्लावरिंग प्लांट और एक हो गया नॉन फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग प्लांट, तो हम लोग अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अभी फ्लावरिंग प्लांट्स की ही बात कर रहे हैं। अब ये फ्लावरिंग प्लांट्स भी जो होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स भी जो होता है, उसमें बेटा दो तरह के फ्लावर पाए जा सकते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, आप कहोगे सर ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है बेटा, बिल्कुल होता है। अगर फ्लावर में कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जा रहा है, कोई एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जा रहा है, आप देखो यहां ध्यान से, क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल है ही नहीं इसमें, एक भी आपको जो है यहां स्टेमन नहीं दिख रहा है, मतलब ये फ्लावर फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और यहां अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें सिर्फ मेल पार्ट है, सिर्फ स्टेमन है। ठीक है, मतलब ये मेल फ्लावर हो गया। तो ऐसे भी फ्लावर हैं जिसमें मेल पार्ट है तो फीमेल पार्ट नहीं है, फीमेल पार्ट है तो मेल पार्ट नहीं है, मतलब एक ही सेक्स अवेलेबल है। तो बेटा ये हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पिस्टिलेट फ्लावर हो गया, ऐसे करके दिखाते हैं, ये सिंबल है। और जिसमें स्टेमन है, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो मेल फ्लावर हो गया। उसको इस तरह से हम लोग दिखाते हैं कि भाई ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। और अगर मेल फ्लावर, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, मतलब एंड्रोसियम और गायनोसियम, स्टेमन और पिस्टिल, दोनों एक ही फ्लावर में अवेलेबल है, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, दोनों एक ही फ्लावर में अवेलेबल है। तो बेटा ऐसे फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। क्लियर? मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर हो गया, अकेला अकेला है यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मेज हो गया। एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, किसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, यह पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। अगर हम देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो मेज हो गया, पपाया हो गया, ककंबर हो गया, इस सब का जो फ्लावर आता है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर आता है। और रोज देख लें, चाइना रोज देख लें, ब्रिंजल देख लें, इसके फ्लावर्स जो आते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं देख लीजिएगा, ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर्स आते हैं। तो पहली बात तो ये होगी कि प्लांट दो तरह का हो गया, फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग। और फिर फ्लावर भी दो तरह का हो गया, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनेशन, जो मैंने आपको पहले ही समझाया कि पॉलन ग्रेन बेटा एंथर से निकला और कहां तक पहुंच गया भाई? स्टिग्मा तक पहुंच गया। दिस इज पॉलिनेशन, इसी को तो पॉलिनेशन कहते हैं यार। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है? हवा के थ्रू हो सकता है, पानी के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट के थ्रू हो सकता है, एनिमल्स के थ्रू हो सकता है। ठीक है, मतलब पॉलन ग्रेन को एंथर से निकल के स्टिग्मा पर पहुंचना है, तो ये पॉलिनेशन हो गया। अब अगर इस पॉलिनेशन की बात करें बेटा, इस पॉलिनेशन की बात करें तो दो तरह का पॉलिनेशन है, एक सेल्फ पॉलिनेशन है, एक क्रॉस पॉलिनेशन है। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें। देखो, अगर उसी फ्लावर के एंथर से निकला और उसी के स्टिग्मा पर पहुंच गया, कलर चेंज कर देता हूं, उसी के एंथर से निकला और उसी के स्टिग्मा पर पहुंच गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, या कम से कम वहां से निकला और उसी पौधे के, सेम पौधे के
दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच गया तो भी सेल्फ पॉलिनेशन। या तो फ्लावर सेम हो या प्लांट सेम हो तो बेटा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, और सेल्फ पॉलिनेशन जो है, सेल्फ पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में, क्योंकि एंथर भी उसी में होना चाहिए, स्टिग्मा भी उसी में होना चाहिए, तब ना वहां पहुंचेगा। या उसी प्लांट के, मान लो ये दोनों फ्लावर एक ही पौधे के हैं, ठीक है, एक पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स हो सकते हैं ना बेटा, तो या तो सेम फ्लावर पे चला गया या उसी पौधे के दूसरे फ्लावर पे चला गया, तो पौधा सेम होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब आप बताओ कि क्या यूनिसेक्सुअल प्लांट में, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल है? क्या एक ही पौधे में दोनों अवेलेबल है, मेल पार्ट फीमेल पार्ट एक ही पौधे में अवेलेबल है? आप कहोगे नो सर, या तो पौधा मेल फ्लावर कंटेन करेगा या फीमेल फ्लावर कंटेन करेगा, या तो पौधा मेल प्लांट होगा या फीमेल प्लांट होगा, सही है ना? तो पौधा तो चेंज करना ही पड़ेगा ना। मान लीजिए एंथर से पॉलन निकला, अब निकल के क्या करेगा? निकल करके वो स्टिग्मा तक पहुंचेगा, तो स्टिग्मा तक जाने के लिए उसको प्लांट चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे ही प्लांट चेंज हो गया, फ्लावर तो चेंज हो ही गया, प्लांट भी चेंज हो गया, तो फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यूनिसेक्सुअल के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहां वही लिखा हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। It is the transfer of pollen grains from the anther to a stigma of the same flower। या तो सेम फ्लावर पे चला गया और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। देखो भाई एनसीईआरटी क्लियर लिखती है, फ्लावर बदल भी गया तो भाई उसी पौधे के फ्लावर पे जाना चाहिए, तब सेल्फ पॉलिनेशन होगा। ठीक है, और वन फ्लावर टू a stigma of another flower born on a different plant of the same species। ठीक है, डिफरेंट प्लांट होना चाहिए उसी स्पेसीज का। अब ऐसा तो होगा नहीं कि रोज का पॉलन ग्रेन जाके चाइना रोज पर फर्टिलाइजेशन कर रहा है, पॉलिनेशन कर रहा है, ऐसा तो नहीं होगा बेटा। सेम स्पेसीज होना चाहिए, अगर पहला पौधा रोज का है तो दूसरा भी रोज का ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन पौधा बदल जाना चाहिए, तब जाके क्रॉस पॉलिनेशन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। ये तो अभी डेफिनेशन है, मैंने आपको बताया ही। इट डजंट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंट। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एक्सटर्नल एजेंट की कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत पड़ सकती है, इंसेक्ट वगैरह एक पौधे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में लेके जा सकता है, लेकिन कोई खास जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हवा में उड़ करके आराम से जा सकता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है लेकिन कोई खास जरूरत नहीं होती। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में पौधा बदलने के लिए वहां तो एक्सटर्नल एजेंट हमेशा ही रिक्वायर्ड है, चाहे हवा के द्वारा हो, पानी के द्वारा हो, इंसेक्ट के द्वारा हो, एनिमल के द्वारा हो, जैसे भी हो। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में बोथ एंथर्स एंड स्टिग्मा मैच्योर एट द सेम टाइम। बेटा सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर रहे हो, मतलब उसी फ्लावर में एंथर भी है, उसी में स्टिग्मा भी है। ठीक है, मतलब उसी में मेल पार्ट भी है, उसी में फीमेल पार्ट भी है, तो सेम फ्लावर है, तो सेम टाइम में वो जो है मैच्योर करता है। ठीक है, और पॉलन ग्रेन निकल करके एंथर से स्टिग्मा पर चला आता है। ठीक है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में अगर पौधा बदल रहे हो तो एंथर और स्टिग्मा कोई जरूरी नहीं है कि सेम टाइम में मैच्योर करे। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन डजंट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशन। इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि सेम प्लांट होता है, उसी के फ्लावर्स होते हैं, उसी के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे चला गया या सेम फ्लावर में रह गया। बाइसेक्सुअल है, सेम फ्लावर में रह गया, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन के चांसेस नहीं होते हैं, कैरेक्टर बदलने के चांसेस नहीं होते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्रॉस पॉलिनेशन अगर देखो, ठीक है, जिसको ज़ैनोगैमी भी कहा जाता है क्रॉस पॉलिनेशन को, तो इसमें वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो जाता है, वेरिएशन के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, अभी तुरंत डायग्राम जो है बना के हमने आपको पढ़ाया था, तुरंत आपको डायग्राम बना के पढ़ाया था यहां शायद, हाँ जी। ठीक है, सेम डायग्राम फिर से है,
एनसीईआरटी डायग्राम है। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं कि आखिर फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। ठीक है, चलिए। तो बेटा आपको तो पता है कि पॉलन ग्रेन आया, ठीक है, पॉलन ग्रेन आया, और पॉलन ग्रेन जब आया तो इसमें मेल गैमिट भी है। ठीक है, गैमिट मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, मेल गैमिट भी है। तो अब जैसे ही पॉलन ग्रेन आया तो स्टिग्मा के सरफेस पर वो चिपक गया, वहां से न्यूट्रिशन वगैरह गेन किया, और पॉलन ग्रेन के आने के साथ ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। शायद नहीं दिख रहा होगा, रुकिए। पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये पॉलन ट्यूब स्टिग्मा से रन करते हुए करते हुए करते हुए ओब्यूल तक पहुंच जाती है। चूंकि बेटा फीमेल गैमिट ओब्यूल में ही पाया जाता है। अब जैसे ही पॉलन ट्यूब कंप्लीट होता है तो ये अपना मेल गैमिट जो लेके आया था, उस गैमिट को इस ट्यूब में रिलीज कर देता है कि चलो भाई जाओ, अब तुम आजाद हो, जाके फर्टिलाइजेशन करो। ठीक है, और ये यहां पहुंच भी जाता है। अब इसका जो है, इसका यहां पर फ्यूजन हो जाता है किसके साथ बेटा? फीमेल गैमिट के साथ। ठीक है, यहां पे फ्यूजन हो गया यहां पर फीमेल गैमिट के साथ। हाँ, अब दिख रहा होगा, फीमेल गैमिट के साथ। तो ओब्यूल के अंदर ही दोनों का फ्यूजन होता है, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं पर जायगोट का फॉर्मेशन होता है। ये मान लीजिए जायगोट बन गया। तो जब जायगोट बन जाता है तब ये जायगोट क्या करता है? तो बेटा सेल डिवीजन शुरू करता है, और जायगोट जब सेल डिवीजन शुरू करता है तब ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा एम्ब्रायो में। ठीक है, और यही एम्ब्रायो बाद में डेवलप करके नया प्लांट बनाता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो गया तो ओव्यूल का जो हिस्सा है, ओव्यूल का जो इंटरनल वॉल है, ये ओव्यूल का जो ये इंटरनल वॉल है, ये धीरे धीरे टफ होने लगता है। ये वाला वॉल धीरे धीरे टफ होने लगता है। समझ रहे हैं? और ये वाला वॉल टफ होकर के बेटा सीड का फॉर्मेशन कर लेता है, सीड कोट बना लेता है, सीड का कवर, सीड कोट बना लेता है। ठीक है, तो ये हो गया ओवरी बेटा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये स्ट्रक्चर जो देख रहे थे, ओब्यूल का जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे, फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा ओब्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यही सारी बातें यहां लिखी हुई होगी। इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू फॉर्म जायगोट। ये फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन है, बता ही दिया मैंने आपको। इसमें पहले पॉलिनेशन होता है, पॉलन ग्रेन आया फिर पॉलन जर्मिनेशन हो जाता है, मतलब पॉलन ट्यूब वगैरह बन जाता है, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके बाद फिर मेल गैमेट आगे चलता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता ही है कि जायगोट बनेगा जो एम्ब्रायो में डेवलप कर जाएगा, ओब्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने सीड बना लिया। अब उस सीड से नया पौधा कैसे जनरेट होता है उस पर बात करते हैं। आप क्या करो, चना वगैरह का सीड ले लो, उसका कवर हटा दो, सीड कोट आप हटा दो, तो आप क्या देखते हो? मान लो ये चना का सीड कोट आपने हटा दिया तो आप ऐसा स्ट्रक्चर देखोगे। ठीक है, तो ये होता है डाइकॉट सीड बेटा। कैसा सीड होता है? डाइकॉट सीड होता है, 2 कॉटिलीडन है इसमें। ठीक है, अब कहोगे कॉटिलीडन क्या है? तो सीड का वो वाला फ्लैसी वाला पार्ट, ये वाला और ये वाला ओपन करके दिखा रहा है। ठीक है, तो ये बेटा कॉटिलीडन कहलाता है। इनिशियल स्टेज में प्लांट को, मतलब एम्ब्रायो को ये हेल्प करता है, न्यूट्रिशन देता है ताकि ये प्लांट में डेवलप कर सके। ठीक है, और ये जो एम्ब्रायो है
एम्ब्रायो का इस टाइप का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इस टाइप का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो इसका ऊपर वाला स्ट्रक्चर बेटा प्लूम्यूल कहलाता है। और ये प्लूम्यूल जो है ये सूट सिस्टम तैयार करता है, और ये नीचे वाला ये जो प्रोजेक्शन है ये रेडिकल कहलाता है, और ये रेडिकल बेटा रूट सिस्टम तैयार करता है। समझ रहे हो? तो इस तरह से फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, एम्ब्रायो बनता है, और जब उस सीड को जो एम्ब्रायो कंटेन कर रहा है, उस सीड को, उस ओव्यूल को जिसके अंदर ये था एम्ब्रायो, ओव्यूल तो सीड में कन्वर्ट हो गया था ना, तो उस ओव्यूल को, उस सीड को, वही ओव्यूल जो सीड में कन्वर्ट हो गया था, यार कंफ्यूज मत करो, ठीक है, उस सीड को जब आप जमीन के अंदर लगाते हो, ठीक है, तो उससे एक नया सा पौधा बेटा जेनरेट हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है। अब चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ते हैं बेटा, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहली बात कि ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है, ठीक है, यहां तो एसेक्सुअल का कोई चांस भी नहीं है, ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा ही होगा। और ये भी पेरस होता है, मतलब बच्चे को जन्म देता है, ठीक है। अब ह्यूमन अंडा थोड़े देने लगेगा, बात समझ रहे हो कि नहीं? जिसका जो क्राइटेरिया है, जो जैसा नेचर ने बनाया है, उसी हिसाब से जो है डिसीजंस होते हैं, उसी हिसाब से जो है कोई भी चीज क्रिएट होता है, ठीक है। तो बच्चे को जन्म देता है, और बच्चे को जन्म दे करके फिर उसको दूध पिला के पालती है माए, है कि नहीं? तो ह्यूमंस बेटा भी पेरस होता है। अगली बात, रिप्रोडक्शन एबिलिटी इन ह्यूमन स्टार्ट्स आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कौन सा स्टेज होता है? जिस समय कोई भी मेल या फीमेल, ठीक है ना, सेक्सुअली मैच्योर होना शुरू होता है, सेक्सुअली एक्टिव होना शुरू होता है, मतलब उसके बॉडी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जेनरेट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो वो स्टेज उसका प्यूबर्टी कहलाता है बेटा। मतलब ये समझो ना कि जब बॉडी में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप करने लगता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आने शुरू हो जाते हैं, वो स्टेज बेटा प्यूबर्टी का स्टेज होता है। और ये होता क्यों है? क्योंकि मेल में रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जेनरेट होना शुरू हो जाता है उसके टेस्टिस से, या टेस्टिस से, दोनों टेस्टिस से, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो हार्मोन उसके बॉडी में स्प्रेड करता है, इसीलिए स्पर्म भी बनता है, ये हार्मोन भी बनता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स भी आते हैं, ठीक है। अब कहोगे सर आपने मेल का लिख दिया, फीमेल का कहां लिखा? चलो फीमेल का भी लिखते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ये दोनों हार्मोन फीमेल ओवरी से निकलना शुरू करता है, जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में मदद करता है। द प्यूबर्टी इज द टाइम, देखो लिखा हुआ भी है, प्यूबर्टी इज द टाइम इन लाइफ व्हेन ए बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, ठीक है। सेक्सुअली मैच्योर तो नहीं होता, मैच्योर होना शुरू करता है, बॉडी में हार्मोन्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। द बॉडी शोज सेक्सुअल मैच्योरेशन एट द एज अराउंड 11 to 13 ईयर्स, शुरू होता है, पूरा मैच्योर नहीं। इन ह्यूमन बींग्स ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स इन द बॉडी टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है बेटा? गैमिट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, मेल में भी और फीमेल में भी, ठीक है। अगर आप मेल की बात करो तो मेल में स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, जिसको बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल में ओवम बनना शुरू हो जाता है, जिसको बेटा हम लोग ऊजेनेसिस कहते हैं, ऊजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। अब फीमेल की जब भी बात करेंगे, मेल में स्पर्म पहले से नहीं होता, सही में बनता है। 11-12 साल के बाद स्पर्म सही में बनना शुरू होता है, जबकि फीमेल में बाय बर्थ ही ओवम रहता है बेटा, इमेच्योर्ड स्टेट में, दोनों ओवरी में रहता है, ठीक है। तो जब भी हम ओवम के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो आप सिंसियरली इस बात को दिमाग में रखिएगा कि ओवम तो बाय बर्थ आता है, ठीक है। 10 साल 11 साल के बाद एक एक करके ओवम मैच्योर होना शुरू होता है, ठीक है ना। ओवम का कोई फॉर्मेशन नहीं होता, ओवम इमैच्योर से क्या होने लगता है? मैच्योर होने लगता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जनरली इस चैप्टर को पढ़ाने में हम लोग यूज कर देते हैं ओवम फॉर्मेशन, ठीक है ना।
तो ओवम फॉर्मेशन जब भी आएगा तो आप दिमाग में रख लीजिएगा, अरे ओवम तो था ही, वो मैच्योर हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर बॉडी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स आएंगे तो मेल के बॉडी में भी चेंजेस होंगे, फीमेल के बॉडी में भी चेंजेस होंगे। ठीक है, क्या क्या चेंजेस होंगे? मेल के बॉडी में अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन अंडर आर्म्स, फेस एंड जेनाइटल्स, ये तो दोनों में होता है, ये तो दोनों में होता है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है कि मेल में फेस पर भी हेयर जनरेट हो जाता है, मतलब मूंछदारी वगैरह निकलने लगती है। अंडर आर्म्स में हेयर जनरेट हो जाता है। जेनाइटल्स मतलब रिप्रोडक्टिव एरिया में जो है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, फीमेल में फेस पर जनरेट नहीं होता, लेकिन अंडर आर्म्स और रिप्रोडक्टिव एरिया में हेयर जो है वो ग्रो करना शुरू कर जाता है। पीनिस बिकम्स इनलार्ज्ड एंड स्टार्ट्स टू इरेक्ट। ठीक है, पीनिस वो जो मस्कुलर ऑर्गन है जिसके अंदर से एक मतलब यूरेथ्रा जो है, मतलब जिस होके यूरिनेट करते हो, यूरिन रिलीज होता है, उसके ऊपर जो मस्कुलर कवर है वो पीनिस कहलाता है। वो इरेक्ट हो जाता है और फंक्शनेबल हो जाता है, मतलब इनलार्ज हो जाता है, फंक्शनेबल हो जाता है। और फीमेल में ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर ही मेमोरी ग्लैंड होते हैं। ठीक है, अब बच्चे को मां जो दूध पिलाती है, ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड के अंदर जो है ब्रेस्ट के अंदर जो है मेमोरी ग्लैंड है, तो ब्रेस्ट बड़ा होने लगता है, मेमोरी ग्लैंड वगैरह डेवलप करने लगता है। और स्किन जो है, निपल्स जहां से दूध पिलाती है माएँ, ठीक है, वो एरिया जो है वो एरिया डार्कनिंग शुरू कर देता है, उस एरिया में डार्कनिंग होना शुरू हो जाता है। मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और फीमेल में क्योंकि ओवम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, वही मैच्योरिटी, ओवम का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, इसलिए मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ये दोनों प्रोसेस तो हर महीने फीमेल में होता ही है। ठीक है, आप आगे जाके पढ़ोगे, एक ओवम मैच्योर करेगा, रिलीज होगा, और मेंस्ट्रुएशन हो गई। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, हर महीने 28 दिन के बाद ये रिपीट होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं हर महीने, हर 28 दिन के बाद ये रिपीट होता है। तो ओवम भी रिलीज होगा, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन भी स्टार्ट होगी। मेल में ब्रॉडेनिंग ऑफ शोल्डर्स ब्रॉड होने लगते हैं, मसल्स वगैरह डिपॉजिट होने लगती है। डीपनिंग ऑफ वॉइस थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे को देखो कैसे पी पी की आवाज में बात करता है, और वही अगर आप बड़े हो गए हो, मूंछदारी आने लगी है, तो अरे बड़ी मोटी मोटी आवाज हो गई भाई। ठीक है ना, तो थिकनिंग ऑफ वॉइस हो जाता है। और फीमेल में वाइडनिंग ऑफ हिप्स एंड पेल्विस, हिप्स एरिया जो है, पेल्विस एरिया जो है, उस एरिया में फैट डिपॉजिट होने लगता है, जिसके कारण वो एरिया वाइड होने लगता है। और वॉइस जो है वो मेल का उल्टा श्रिल होने लगती है और भी पतली हो जाती है। ठीक है, तो ये कहलाते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस, जो सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन के आने के बाद ही डेवलप करते हैं बॉडी में, 10, 11, 12 साल के बाद। ठीक है, ये डेवलप करते हैं। अब देखो बेटा, मेल में क्या बन गया, स्पर्म, और फीमेल में ओवम। स्पर्म को अगर स्पेशली आप देखो, कौन सा कलर फिट करेगा, चलो यही लेते हैं। स्पर्म को स्पेशली अगर आप देखो तो इसके 3 हिस्से बना सकते हो आप। ठीक है, चलो बना के दिखाता हूं, सिंपल सा कैसे बना सकते हैं। ये हो गया हेड वाला एरिया, ये हो गया नेक वाला एरिया, और ये हो गया टेल। बस ऐसे ही हम लोग बना सकते हैं, सिंपली बना सकते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस दिखा दिया, न्यूक्लियस के अंदर जो है उसका डीएनए दिखा दिया, वही क्रोमेटिन वगैरह दिखा दिया। ये मिडिल पीस है, यहां ऐसा ऐसा क्वाइल करके इस एरिया में माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दिया, और ये फिलामेंट हो गया। इसको एक्सियल फिलामेंट भी कहते हैं, कहीं कहीं फ्लैजिलम भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, और ये हेड हो गया, इसी के अंदर बेटा न्यूक्लियस हो गया। इस एरिया को मिडिल पीस कह लो आप, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ताकि वो फीमेल जेनाइटल में जाके, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जाकर के फर्टिलाइजेशन कर सके, क्योंकि जायगोट यहां भी बनना है, एम्ब्रायो यहां भी बनना है। ठीक है, उससे आगे भी है, बताऊंगा मैं आपको। तो इस तरह से ये हो गया मेल के स्पर्म का स्ट्रक्चर।
ये हो गया फीमेल के ओवम का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें भी न्यूक्लियस होता है और ढेर सारा फ्लूइड वगैरह भरा हुआ रहता है, ढेर सारे फ्लूइड होते हैं, और फ्लूइड में फूड मटेरियल्स ज्यादा होते हैं, एनर्जेटिक मटेरियल्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टेज में जो जायगोट बनेगा, मान लो ये मेल और फीमेल गैमेट मिल गया, जायगोट बन गया, तो इनिशियल स्टेज में उस जायगोट से एम्ब्रायो का जो फॉर्मेशन होगा उसमें यही स्टार्टिंग एनर्जी यही प्रोवाइड करती है। और यहां इसमें भी डीएनए होता है, न्यूक्लियस है तो डीएनए होगा ही, बात समझ ही रहे हो, क्रोमेटिन नेटवर्क। तो स्पर्म का साइज छोटा होता है और इसका साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है, स्पर्म के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा होता है। तो साइज इसका स्मॉलर हो गया, इसका लार्जर देन द स्पर्म हो गया। स्पर्म मोटाइल है, मूव कर सकता है, ठीक है। फीमेल के वेजिनल एरिया से मूव करते 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 यूटराइन एरिया तक पहुंच जाता है बेटा, वहां जाके फर्टिलाइजेशन करता है, ठीक है। तो ये मूव कर सकता है अपने फ्लैजिलम की मदद से, अपने एक्सियल फिलामेंट की मदद से ये मूव कर सकता है, और ओवम मूव नहीं करता, ये नॉन मोटाइल होता है। लोकेशन ये टेस्टिस के अंदर जो है प्रोड्यूस होगा और ये ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होगा, ये लोकेशन हो गया। नंबर, अरे भाई स्पर्म का तो मत ही पूछो, बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन ओवम जो है वो एक महीने में एक ही रिलीज होता है। आप आगे जाके पढ़ोगे, अगर लेफ्ट ओवरी रिलीज कर रही है इस महीने में तो अगले महीने राइट ओवरी रिलीज करेगी, ऑल्टरनेट ओवरीज रिलीज करती है और एक ही ओवम रिलीज करती है बेटा, एक महीने में एक ही ओवम रिलीज होता है। और फॉर्मेशन प्रोसेस आपको पता ही है कि स्पर्म बनेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, बताया ही मैंने आपको, और ओवम बनेगा तो इसको बेटा oogenesis कहते हैं, ठीक है। अब चलो, अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, ये स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे करता है, ठीक है, इस पर फोकस करो। एक्चुअली है क्या कि ये जो देख रहे हो ये वाला हिस्सा शायद देखने में दिक्कत हो रही हो तुमको, ये वाला हिस्सा जो देख रहे हो अब तो क्लियर दिख रहा होगा, ये वाला हिस्सा, ये जो मस्कुलर पाउच है, ये बेटा कहलाता है स्क्रोटम, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है इस टाइप का, ये जो हिस्सा होता है, ठीक है, ये मस्कुलर पाउच कहलाता है स्क्रोटम। इसी स्क्रोटम में बॉडी के बाहर दो ओवल स्ट्रक्चर्स लटक रहे होते हैं जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर बेटा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। अगर आप इस टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहो, टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना चाहो, तो टेस्टिस आपको इंटरनली ऐसा दिखता है, मैं आपको दिखा रहा हूं। इंटरनली टेस्टिस आपको ऐसा दिखेगा, कई सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स आपको इसके अंदर दिखेंगे इस टाइप का, ठीक है। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर बेटा सेमिनिफेरस लॉब्यूल कहलाता है। तो ऐसे ढेर सारे लॉब्यूल्स होते हैं, ठीक है। और ये जो लॉब्यूल है बेटा, इसके अंदर पतले पतले से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, ठीक है, पतले पतले से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, लॉज्ड दिखेंगे उसके अंदर। तो ये कहलाता है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है जो स्पर्म को जेनरेट करता है, ठीक है। और इसमें और आपको कुछ स्पेशल टाइप के सेल दिखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अलावा इसमें कुछ स्पेशल टाइप के सेल दिखेंगे जिसको लैडिग सेल्स कहा जाता है, लैडिग सेल्स कहा जाता है। और यही लैडिग सेल्स जो है वो सॉरी बेटा, यही लैडिग सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जेनरेट करता है। तो ये हो गया टेस्टिस का काम। तो मेन काम हो गया कि टेस्टिस जो है, ये जो टेस्टिस है भैया, ये स्पर्म जनरेट करेगा, और स्पर्म जनरेट करके ये दे देगा इस वाले स्ट्रक्चर को, इसको इपिडायडिमिस कहते हैं। स्पर्म जनरेट करके यहां स्टोर करेगा, इपिडायडिमिस में स्टोर करेगा, और यहीं स्टोर करके, यहीं पर स्टोर करके उसको मैच्योर होने देगा।
अब उसके बाद ये आगे बढ़ेगा, आगे इस डक्ट में बढ़ेगा, इस डक्ट में बढ़ेगा, बढ़ते 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 चलो आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, बढ़िया बात है। तो ये जिस डक्ट में आगे बढ़ रहा है इसको बेटा भैस डिफरेंस कहते हैं, या इस भैस डिफरेंस को ही स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्पर्म इस होकर के, ये स्पर्म यहां से निकल करके इस होके स्पर्म डक्ट से होते हुए होते हुए होते हुए आगे की तरफ बढ़ता है बेटा। और आगे की तरफ जाके इसको 3 तरह के ग्लैंड्स मिलते हैं, 3 तरह के ग्लैंड्स मिलते हैं। तो पहले अभी तक जो मैंने पढ़ाया इसके पार्ट्स को देख लेते हैं, फिर आगे बताता हूं मैं आपको। देखिए, स्क्रोटम बता ही दिया मैंने आपको, मस्कुलर पाउच होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए, बॉडी का जो टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सी, लेकिन इस टेम्परेचर पर स्पर्म सरवाइव नहीं करेगा, ना ठीक से मैच्योर हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए स्क्रॉटल पाउच जो होता है, स्क्रॉटम जो होता है, उसका टेम्परेचर बेटा बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, 2-3 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। ठीक है, मतलब इसका टेम्परेचर, स्क्रॉटल एरिया का टेम्परेचर आपको 35 डिग्री मिल सकता है, 36 डिग्री मिल सकता है, ठीक है, 34 डिग्री मिल सकता है, 34.5 डिग्री मिल सकता है। ठीक है, मतलब 36 तो रेयरली, मोस्टली आपको 35 के आसपास ही मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम, नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये स्पर्म के बनने के लिए भी और उसके मैच्योर होने के लिए भी ये टेम्परेचर काफी आवश्यक होता है। आगे देखो, टेस्टिस पढ़ ही लिया आप। ठीक है, मैंने आपको इन डिटेल पढ़ा दिया कि स्पर्म बनता भी है और प्रोड्यूस द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बाय लेडिंग सेल। देखो लिखा हुआ ना, लेडिंग सेल है जिससे कि टेस्टोस्टेरोन जनरेट कर पाता है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये क्या करता है भाई, तो ये स्पर्म को क्रिएट करता है, स्पर्म को जनरेट करता है। इपिडाइडिमिस क्या करेगा बेटा, स्टोर करेगा स्पर्म को और मैच्योर भी करेगा। भैस डिफरेंस, यहीं चल रहे थे हम लोग। ये स्पर्म डक्ट है जो स्पर्म को इपिडाइडिमिस से उठाता है और आगे की तरफ लेके जाता है। ठीक है, तो अब इसको यहीं छोड़ते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं पहले, या स्ट्रक्चर कंप्लीट कर ही लो। यूरेथ्रा और पीनिस बच गया, ये देख लो, ये देख लो आप, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, इसी को पीनिस कहा जाता है। और इसी के अंदर से एक पतली सी नली निकलती है, पतली सी डक्ट निकलती है जिससे यूरिन बाहर आता है, ये बेटा कहलाता है यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा के ऊपर का जो ये मस्कुलर कवर है, इसी को हम लोग पीनिस कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस से निकला, इपिडाइडिमिस में स्टोर हुआ, जब मैच्योर कर गया तो इपिडाइडिमिस होते हुए ये स्पर्म डक्ट होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है और यहाँ इसको 3 तरह के ग्लैंड्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन से ग्लैंड्स मिलते हैं और क्या क्या करते हैं, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पहला ग्लैंड मिलता है सेमिनल वेसिकल। क्या मिलता है बेटा, सेमिनल वेसिकल। अब तीनों उसमें सेक्रेशन रिलीज करेगा, सेमिनल वेसिकल भी, प्रोस्टेट ग्लैंड भी और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी, जिसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, COWPERS, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। ये तीनों अपना सेक्रेशन रिलीज करेगा। आप देख लो, सेमिनल प्लाज्मा, सेक्रेशन को सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, 60 से 70% सेमिनल वेसिकल रिलीज करेगा, 25 से 30% प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज करेगा और बल्बो यूरेथ्रल भी 5 से 10% सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करेगा, स्पर्म के अंदर मिलाएगा। स्पर्म इसके पास पहुंचा, इसने भी कुछ डोनेट कर दिया, इसके पास पहुंचा, इसने भी कुछ डोनेट कर दिया, इसके पास पहुंचा, इसने भी कुछ डोनेट कर दिया। तीनों ग्लैंड अपना अपना सेक्रेशन उसमें मिलाता है। ठीक है, अब कहोगे सर तीनों मिलाता है तो तीनों का फंक्शन अलग अलग होगा। बिल्कुल अलग अलग होता है बेटा, सही सोच रहे हो। देखो क्या क्या फंक्शन होता है। ये जो मिलाता है सेमिनल वेसिकल, स्पर्म जा रहा है मेल रिप्रोडक्टिव से फीमेल रिप्रोडक्टिव में जा रहा है, तो भाई वहां ट्रैवल करने के लिए, फर्टिलाइज करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होगी। तो सेमिनल वेसिकल क्या करता है, एनर्जेटिक मटेरियल डाल देता है, कार्बोहाइड्रेट डाल देता है, ताकि तुम एनर्जी प्रोड्यूस करते रहो और जाके आराम से फीमेल रिप्रोडक्टिव में फर्टिलाइज कर सको। फर्टिलाइजेशन तक तुम जिंदा रहो, उतना कम से कम फूड मटेरियल उसमें डाल देता है। ठीक है,
प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, ये एल्केलाइन बफर डाल देता है। चूंकि फीमेल का जो वेजिनल एरिया है, फीमेल जहां इंसेमिनेशन होता है, जब सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है, तो मेल अपने पीनिस के थ्रू स्पर्म को फीमेल के वेजिना में इजैकुलेट कर देता है। इंसेमिनेट करना कहते हैं बेटा उसको, ठीक है। तो अब जब इंसेमिनेट करेगा तो फीमेल का वेजिनल पीएच जो है वो कम होता है, एसिडिक होता है। वेजिनल एरिया एसिडिक एरिया है, तो स्पर्म तो जाएगा तो सारा का सारा स्पर्म मर जाएगा, वही एसिडिक एरिया में जाके खत्म हो जाएगा। तो उस एरिया में वो सरवाइव कर सके, इसीलिए प्रोस्टेट ग्लैंड उसमें अल्कलाइन बफर डाल देता है, अल्कलाइन सॉल्यूशन डाल देता है, ताकि वो लाइव रह सके और आराम से ट्रैवल करके वेजिनल एरिया से सर्वाइकल एरिया में, यूटेराइन एरिया में, और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब में जाके फर्टिलाइजेशन कर सके। अब कहोगे सर ये आप क्या कह रहे हैं, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जब पढ़ोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी, अभी क्लियर हो जाएगी, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। और ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है ये म्यूकस सेक्रेट करता है, ठीक है। जब मेल और फीमेल सेक्सुअल रिलेशनशिप में होता है उस समय ये म्यूकस लुब्रिकेशन का काम करता है और स्पर्म को भी जो है आराम से फ्लूडिटी प्रोवाइड करता है, ताकि वो आराम से फ्लो करके फीमेल के यूटेराइन एरिया तक, फैलोपियन ट्यूब एरिया तक फर्टिलाइजेशन के लिए पहुंच सके। तो बेटा सेमिनल वेसाइकिल फूड दे दिया, प्रोस्टेट ग्लैंड अल्कलाइन बफर दे दिया, और बल्बो यूरेथ्रल जो है वो उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर दिया, फ्लूडिटी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये 3 ग्लैंड हैं। और देखना सेमिनल वेसाइकिल 2 होता है, इस ग्लैंड की संख्या 2 होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड बस 1 होता है, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको कॉपर्स ग्लैंड कहते हो, इसकी संख्या भी 2 होती है, ठीक है। आप यहां देख लो, यहां दोनों टेस्टिस आपको क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है। ये भी स्पर्म बनाया और स्पर्म बना के ये मान लो एपिडाइडिमिस में स्टोर हो गया, वहां से स्पर्म डक्ट होते हुए आ रहा है, सेमिनल वेसाइकिल मिल रहा है। और ये जो बर्ड लाइक ग्लैंड यहां देख रहे हो, इस टाइप का ग्लैंड देख रहे हो, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है बेटा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ये भी 2 है, और सेमिनल वेसाइकिल देख लो, एक इधर से एक इधर से, ये भी 2 है, ठीक है। इसने भी जो है अपना जो है स्पर्म जनरेट किया, जनरेट करके एपिडाइडिमिस को दे दिया, एपिडाइडिमिस से स्पर्म डक्ट लेके उसको आगे बढ़ गया। अब क्या होगा, तो अब ये जो ग्लैंड है सेमिनल वेसाइकिल, ये भी अपना सेक्रेशन मिला देगा। यहां प्रोस्टेट ग्लैंड होता है बेटा, एनसीईआरटी डायग्राम में दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां ये ग्लैंड जो आप देख रहे हो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। पहले सेमिनल वेसाइकिल ने सेक्रेशन दिया इसमें, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रेशन देगा, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो भी सेक्रेशन देगा, और सेक्रेशन दे करके स्पर्म को आगे जो है भेज देगा फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। और स्पर्म में जब ये सब अपना अपना सेक्रेशन डाल देगा, सब अपना अपना सेक्रेशन डाल देगा, तब उस मिक्सचर को बेटा सेमेन कहते हैं। तो यूरेथ्रा से जो निकलता है वो स्पर्म नहीं निकलता, सेमेन निकलता है, क्योंकि स्पर्म में सेमिनल प्लाज्मा मिल चुका होता है तो सेमेन रिलीज होता है। अब ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके साथ कनेक्टेड है, कहोगे ये भी, तो ये क्या है सर, ठीक है। तो ये अगर याद हो आपको तो ये यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर है, और यहां पर कनेक्टेड है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड ही है जो रेगुलेट करता है कि अगर यूरिन निकल रहा है तो स्पर्म नहीं निकलेगा, और स्पर्म निकल रहा है तो यूरिन नहीं निकलेगा। तो सिर्फ सेक्रेशन देने का ही काम नहीं करता, ठीक है, रेगुलेट करने का भी काम करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब हम लोग पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसमें ये वाला जो हिस्सा है बेटा, ये वाला हिस्सा ध्यान से देखिए, रुकिए कलर चेंज करता हूं। ये वाला जो हिस्सा है, खास करके ये वाला हिस्सा, ये बेटा यूटरस कहलाता है। हाँ लिखा हुआ भी है, ये हिस्सा यूटरस कहलाता है, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये जो आप देख रहे हैं एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, या इसको ओविडक्ट भी कह सकते हैं आप, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है ये आगे जाके इस टाइप के स्ट्रक्चर से कनेक्टेड है ओवरी से। ये स्ट्रक्चर ओवरी है बेटा,
यूटरस से एक मिजेंट्री है जो ओवरी को संभाले हुए रखती है। इस मिजेंट्री को बेटा मीजोवेरियम कहते हैं, मीजोवेरियम कहते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया ओवरी, यहां भी ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो ओवरी से बिल्कुल कनेक्टेड हैं, ओवरी को बिल्कुल जो है ओवरी के बिल्कुल क्लोज हैं। ये फिर मेसोवेरियम हो गया और ये स्ट्रक्चर ओवरी हो गया। इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि अगर इस महीने में राइट ओवरी ओवम रिलीज करती है तो अगले महीने में लेफ्ट ओवरी ओवम रिलीज करेगी, एक महीने में एक ही ओवम रिलीज होगा। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो फैलोपियन ट्यूब एंड कर रहा है अपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर के साथ, एंड कर रहा है, कनेक्टेड है ओवरी के साथ। ठीक है, इसको बेटा फिम्ब्रिये कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है एक एक करके मैं बताता हूं। यूटरस में तो आपको पता ही है, ये तो पढ़ना ही है हम लोगों को, यूटरस में बच्चा पलता है। ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है। पहले फैलोपियन ट्यूब को आप देख लें अच्छी तरह से। ये ओवरी ने क्या किया तो एक ओवम रिलीज किया, ओवरी ने एक ओवम रिलीज किया। मान लो इस साइड वाले ओवरी ने रिलीज किया, तो ओवम जैसे ही रिलीज होता है बेटा तो ये प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन। इस महीने में अगर राइट साइड वाली ओवरी ओव्यूलेशन कर रही है तो अगले महीने में लेफ्ट साइड वाली ओवरी ओव्यूलेशन करेगी। ठीक है, और ओवम जो है वो आगे की तरफ जो है फैलोपियन ट्यूब में फिम्ब्रिये उसको कैच कर लेता है और कैच करके उसको फैलोपियन ट्यूब में डाल देता है। तो ये फिम्ब्रिये का काम हो गया कि ये ओवरी से जो ओवम निकलेगा उसको कैच करके फैलोपियन ट्यूब में डाल देगा। ठीक है, दोनों साइड। ये जो यूटरस का एरिया है, इसके बाद एक नैरोअर एरिया आपको दिख रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया बेटा सर्वाइकल एरिया होता है, सर्विक्स का एरिया होता है। ठीक है, और इसके नीचे इस टाइप का एक वाइडर जोन दिख रहा होगा, एक वाइडर जोन आपको दिख रहा होगा, ये फीमेल का वेजाइनल एरिया होता है। ठीक है, फीमेल वेजाइना होता है, जो जिसके लिए मैंने बताया था इसका पीएच बहुत कम होता है। ठीक है, लगभग 4 के आसपास होता है और ये एसिडिक होता है। तो इस एसिडिक अगर स्पर्म मान लीजिए यहां रिलीज हो गया तो एसिडिक एनवायरनमेंट में तो यही मर जाएगा, इसीलिए उसके साथ अल्कलाइन फ्लूइड जो है वो भी उसके सेमिनल फ्लूइड में आती है उसको बचाने के लिए। ठीक है, तो सारे पार्ट्स हो गए। हाँ जी, अब सारे पार्ट्स के बारे में बेटा एक एक करके स्टडी करते हैं और मैं आपको बताता जाता हूं। पहले सर्विक्स देखिए। ठीक है, सर्विक्स ये जो यूटरस का ओपनिंग जहां पर है, यूटरस का ओपनिंग जहां पर है, ये जो नैरो साइड है, नैरो पॉइंट है, ये जो नैरो लाइनिंग जैसा आपको दिख रहा है, नैरो ट्यूब जैसा दिख रहा है, ये बेटा सर्विक्स का एरिया है। इट सेपरेट्स द वेजिना फ्रॉम द यूटेरस, ये यूटेरस और वेजाइनल एरिया को अलग करता है। इट होल्ड्स द फेटस इन द प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो ये उस बच्चे को जो है, उस फेटस को जो है यहां पर होल्ड करके रखता है, ये नैरो एरिया उसको नीचे आने नहीं देता है। ठीक है, आगे देखिए, इट डायलेट्स ड्यूरिंग बर्थ टू अलाउ द फेटस टू लीव द यूटेरस, जब बच्चे का जन्म होने लगता है, बच्चे को जो माएं जन्म देती है उस एक्ट को बेटा पार्चुरेशन कहा जाता है। ठीक है, तो जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है उस समय ये सर्विक्स का जो एरिया है ये ब्रॉडन हो जाता है और बच्चा आराम से सर्वाइकल एरिया से, वेजिनल एरिया से निकल करके आराम से बाहर आ जाता है, बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सर्विक्स। अब वेजिना देख लीजिए, प्रोवाइड्स अ पासेज वे फॉर स्पर्म एंड मेंस्ट्रुअल फ्लो। ठीक है, अब मेंस्ट्रुअल फ्लो के बारे में तो बाद में बात करेंगे, पहले अभी हम लोग स्पर्म के बारे में बात कर लेते हैं। यहां मान लीजिए स्पर्म आ गया, इंसेमिनेशन हो गया, फीमेल सेक्सुअल रिलेशन में चली गई, तो बेटा अब वो स्पर्म जो है दोनों तरफ के यूटेराइन एरिया से, यूटेराइन वॉल से कनेक्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ रहा है कि अगर ओवम मिल जाए तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा।
जैसे इसमें ओवम नहीं है, यहां फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, स्पर्म ऑटोमेटिकली डिजेनरेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो ओवम है, ओव्यूलेशन हो गया है, तो स्पर्म यहां आकर के इसके साथ मिल जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव एरिया में फर्टिलाइजेशन का पॉइंट हो गया फैलोपियन ट्यूब। अब यहां जाइगोट बन गया। अब इस वाले डायग्राम में देखें आप, इस वाले डायग्राम में देखें, मान लीजिए यहां जाइगोट बन गया। अब जाइगोट क्या करेगा, तो धीरे धीरे सेल डिवीजन शुरू करेगा, सेल डिवीजन शुरू करेगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से सेल्स जो है वो भरते चले जाएंगे इसमें, ठीक है। और जाइगोट जो है वो बेटा एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब ये एम्ब्रायो धीरे धीरे डिसेंड कर रहा है यूटरस के तरफ, ये एम्ब्रायो धीरे धीरे डिसेंड कर रहा है यूटरस के तरफ। और यूटरस का जो ये वॉल है, इंटरनल वॉल, इसको कहते हैं बेटा इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम सबसे अंदर, पेरीमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, उसके बाद इंडोमेट्रियम। तो सबसे अंदर वाला हिस्सा जो है ये इंडोमेट्रियम हो गया। अब इसमें ये जो एम्ब्रायो है वो इंडोमेट्रियम में किसी पर्टिकुलर एरिया में धंस जाएगा, ठीक है। और जैसे ही वो इंडोमेट्रियम के अंदर धंस गया एम्ब्रायो, ठीक है, तो बेटा इम्प्लांटेशन कहते हैं इसको, इम्प्लांटेशन हो गया। और इम्प्लांटेशन जैसे ही हो गया तो फीमेल में प्रेगनेंसी शुरू हो गई। समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है, इस तरह से वो एम्ब्रायो आकर के इंडोमेट्रियम के वॉल में धंस जाता है, इम्प्लांटेशन हो गया। तो यहां ओव्यूलेशन हो गया, ओवम का रिलीज होना ओव्यूलेशन हो गया, और एम्ब्रायो का इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाना इम्प्लांटेशन हो गया, और यहां से प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है। तो वेजिनल एरिया का काम है कि ये स्पर्म को रिसीव करता है और रिसीव करके आगे जो है जाने देता है। अब चलिए बेटा, ओवरीज, इसके बारे में तो मैंने बात कर ही ली आपसे, फिर से कर लेते हैं। प्रोड्यूस द हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जितना भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, एस्ट्रोजन उसमें मदद करता है, और प्रोजेस्टेरॉन खास करके यूटराइन प्रिपरेशन में, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में प्रोजेस्टेरॉन का स्पेशल वर्क होता है। ये साइट ऑफ ओवम डेवलपमेंट है एंड ओव्यूलेशन है, ठीक है। ओवम यहीं डेवलप होगा, ओवरीज में ही, और यहीं से रिलीज भी होगा। ओव्यूलेशन मैंने बता ही दिया। फैलोपियन ट्यूब बता ही दिया आपको, कैरी द ओवम फ्रॉम द ओवरी टू द यूटरस, ठीक है। ओवरी ने ओवम रिलीज किया, फैलोपियन ट्यूब होते 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 अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रायो के फॉर्म में जाएगा, नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ डायरेक्ट ओवम के फॉर्म में जाएगा। और यही साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन भी है, मैंने बता ही दिया आपको। यूटरस एक पियर शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है, इन विच द एम्ब्रायो एंड द फीटस डेवलप। एम्ब्रायो और फीटस डेवलप करता है, मतलब बेबी वहीं डेवलप होता है। इट इन्वॉल्व्स इन मेंस्ट्रुएशन, ये मेंस्ट्रुएशन में भी इन्वॉल्व होता है, आगे बताता हूं आपको। इट इन्वॉल्व्स इन इम्प्लांटेशन ऑफ फीटस, ठीक है, ये फीटस को पालने में, फीटस को डेवलप करने में, ठीक है, ये जो है मदद करता है, ठीक है। तो लगभग सारे के सारे स्ट्रक्चर्स इसके क्लियर हो गए, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हमने आपको बता दिए। ये कैसे जो है आता है, कैसे एम्बेड होता है, वो भी हमने आपको समझा दिया। अब जहां पर ये एम्बेड होता है उस एरिया में बेटा प्लासेंटा का फॉर्मेशन होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू वहां जनरेट कर जाती है जो मदर यूटरस को डेवलपिंग बेबी से कनेक्ट करती है, फेटस से कनेक्ट करती है, ठीक है। देख लो, द हॉलो बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रायो sinks into the soft and thick lining of uterus and gets embedded in it. The embedding of embryo in the thick lining of the uterus is called implantation. Implantation हो गया। उसके बाद क्या? तो आफ्टर इम्प्लांटेशन ए डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू, जो मैं अभी आपको बता रहा था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लासेंटा कहते हैं। डिस्क लाइक स्पेशल टिश्यू डेवलप्स बिटवीन द यूटरस वॉल एंड द एम्ब्रायो। यूटरस वॉल और एम्ब्रायो के बीच में ये एक स्पेशल टिश्यू फॉर्म करता है। इसका स्पेशल काम देखिए, मदर के बॉडी से, चूंकि बच्चा अभी डेवलप कर रहा है, ठीक है, अभी वो रोटी दाल थोड़े खा रहा है, बात समझ रहे हैं, डेवलप हो रहा है। तो मदर जो खाना खाती है, सारा का सारा न्यूट्रिशन
इस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू एक डक्ट जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बच्चे के नाभि से जुड़ा हुआ होता है, जो प्लासेंटा से निकलता है और बच्चे की नाभि को कनेक्ट करता है। इसको एम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं बेटा। तो यहां से सारा न्यूट्रिशन इस एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बच्चे में जाता है, और बच्चे के बॉडी में जो टॉक्सिनस न्यूट्रिशन तो आ रहा है, बच्चे के बॉडी में आ रहा है, और बच्चे के बॉडी में डेवलपिंग बेबी में जितना भी जो है फेटस में जितना भी वेस्ट मटेरियल बन रहा है वो भी इसी डक्ट के थ्रू प्लेसेंटा तक पहुंचता है, और प्लेसेंटा से फिर मदर्स बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक है, तो यूजफुल मटेरियल आ रहे हैं और हार्मफुल मटेरियल जा रहे हैं। देखो कितना इंपॉर्टेंट काम है प्लेसेंटा का। ठीक है, अगर प्लेसेंटल फंक्शन सही ढंग से ना हो तो बच्चे का डेवलपमेंट हो ही ना। ठीक है, बच्चा मां के गर्भ में ही मर जाए, ये स्थिति हो जाती है बेटा। Which is called placenta. The fetus is connected to placenta in mother's body through umbilical cord. मैंने बता ही दिया। It is through the placenta that all the requirements of the developing fetus like nutrition, respiration, excretion, जो भी इसको जरूरी है, न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, वेस्ट मटेरियल मतलब एक्सक्रीशन भी बाहर जा रहा है। ठीक है, from the mother's body. In other words, the exchange of nutrients, oxygen and waste products between the embryo and the mother takes place through the placenta. बहुत बड़ा रोल निभाता है ये प्लेसेंटा बच्चे को डेवलप करने में, मदर से कनेक्ट रखने में। समझ में आ रही बात? और ये PYQ भी रहा है। 3 मार्क का क्वेश्चन था कि प्लेसेंटा के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। ठीक है, इसलिए आप अच्छी तरह से समझ लो ताकि आप लिख सको। After 8 to 9 days of fertilization, specialized tissue of fetus and the uterine wall of mother form placenta between them. ठीक है, जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है उसके बाद धीरे धीरे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और प्लेसेंटा एम्बिलिकल कॉर्ड बना के धीरे धीरे अपना फंक्शन शुरू कर देता है, डेवलपिंग बेबी को, fetus को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। ठीक है, ये हो गया प्लेसेंटा। अब अगला टर्म देख लो, मेंस्ट्रुएशन। ये फैलोपियन ट्यूब फिम्ब्रिए के मदद से कनेक्टेड है दोनों ओवरी से। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, मान लो कि इसने ओवम रिलीज कर दिया, फैलोपियन ट्यूब में ओवम आ भी गया। ठीक है, तो जैसे ही ये ओवम रिलीज होता है, मतलब ओव्यूलेशन होता है, तो ये जो इंडोमेट्रियम का वॉल है यहां ब्लड रेटिकुलेट्स डेवलप करने लगते हैं, ब्लड वेसल्स डेवलप करने लगते हैं, और ये थिक हो जाता है बेटा, फ्लपी हो जाता है, फ्लपी हो जाता है जैसे ही ओव्यूलेशन होगा। क्योंकि चांसेस क्या है कि ओव्यूलेशन हुआ है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर बच्चे को न्यूट्रिशन देना है, उस पर्पस से इंडोमेट्रियम फ्लपी हो गया। ठीक है, अब सपोज करो ये हर बार होता है, जितनी बार मेंस्ट्रुएशन होगा हर बार होता है, तो ओव्यूलेशन हुआ, जितनी बार ओव्यूलेशन होगा हर बार होता है, तो ओव्यूलेशन हुआ, अब स्पर्म यहां आया ही नहीं, तो ये ओवम ही जो है यही चला आएगा यूटरस वॉल में। अब उसके बाद तुम समझ ही सकते हो कि अब इस इंडोमेट्रियम के फ्लपी होने का कोई पर्पस ही नहीं है। ठीक है, कोई काम ही नहीं है, इसको आगे कोई एप्लीकेशन ही नहीं है। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता तब तो यहां जायगोट बन जाता, एम्ब्रायो बन जाता, इम्प्लांटेशन हो जाता, फिटस बन जाता, डेवलपिंग बेबी होता। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर ओव्यूलेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये ओवम और ये इंडोमेट्रियम वॉल, यहां देखो, ये धीरे धीरे टूट करके ओवम के साथ ही ये ओवम भी डिजेनरेट हो जाता है, और ये भी डिजेनरेट होकर फीमेल वेजिनल एरिया से बाहर आ जाता है, पासेज से बाहर आ जाता है, और इसी को बेटा मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ठीक है, तो हर महीने में 2 चीजें फीमेल रिप्रोडक्टिव में होती ही है, पहला ओव्यूलेशन और दूसरा मेंस्ट्रुएशन। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये हर 28 दिन पर रिपीट होता है, हर 28 दिन पर रिपीट होता है। फर्टिलाइजेशन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ टूट के निकलेगा। आफ्टर ईच 20 days alternate ovary release ovum, the inner wall of uterus endometrium which is highly vascular also become ready to receive the fetus। मैंने बता ही दिया कि वो अपने आप को हाईली भस्कुलर बना लेता है ताकि वो फेटस को रिसीव कर सके, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, अकेले ओवम आ गया। इफ अ जायगोट इज नॉट फॉर्म्ड, द endometrium breaks which causes bleeding through the vagina. This mechanism is called menstruation। तो यही जो है
ब्लड के फॉर्म में वो सारा का सारा मैटर जो है बाहर निकल रहा है, इसी को बेटा मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन ऑक्यूर्स 14 डेज आफ्टर ओव्यूलेशन। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ उसके 14वें दिन, ठीक है, धीरे धीरे इंडोमेट्रियम टूट के बाहर आना शुरू हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। ठीक है, इट लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, 3 से 5 दिन, किसी किसी में 6 दिन 7 दिन भी होता है, किसी किसी फीमेल में। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आफ्टर प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्की। ठीक है, पहला मेंस्ट्रुएशन जब प्यूबर्टी के बाद किसी भी फीमेल में पहली बार ओवम रिलीज हुआ, मतलब मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ, तो पहला मेंस्ट्रुएशन मेनार्की कहलाता है। और 45-50 साल के बाद ये मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, क्योंकि ओव्यूलेशन होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, तो ओव्यूलेशन ही रुक जाता है, इसको बेटा मेनोपॉज कहा जाता है। ठीक है, तो पहला मेंस्ट्रुएशन मेनार्की कहलाता है, ठीक है, और मेंस्ट्रुएशन रुक गया तो वो मेनोपॉज कहलाता है। उसके बाद फीमेल कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि ओव्यूलेशन ही बंद हो जाता है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि मेल में एक बार जब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है तो वो कंटिन्यू करता है, पूरे लाइफ कंटिन्यू करता है। ठीक है, फीमेल में 45-50 साल के बाद उसकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, उसकी जो है प्रेगनेंसी कैपेसिटी डाउन हो जाती है। अब अगर हार्मोन की बात करो, मेल और फीमेल ह्यूमन के सारे हार्मोन की, टेस्टोस्टेरोन जान ही रहे हो, स्पर्म फॉर्मेशन में मदद करेगा, ठीक है, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करेगा। एस्ट्रोजन ओवम फॉर्मेशन में भी मदद करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी मदद करेगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी डेवलप करेगा। ऑक्सीटोसिन, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय ये हार्मोन बहुत ज्यादा मदद करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करता है और सर्विक्स को डायलेट करता है, ताकि धीरे धीरे बच्चा डिसेंड करे, नीचे आ जाए, उसका जन्म हो जाए। और प्रोलैक्टिन हार्मोन, मैंने बताया था ना, ब्रेस्ट होता है फीमेल के, और फीमेल के ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड होता है। ठीक है, उस मेमोरी ग्लैंड में दूध कहां से आएगा, बच्चे का जन्म होगा तो दूध बनाने वाला हार्मोन हेल्प्स इन मिल्क सिंथेसिस इन मेमोरी ग्लैंड्स। दूध बनाने के लिए एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। अब बात करते हैं एसटीडी की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात करते हैं। ठीक है, देखो, अगर फीमेल और मेल सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाता है और मेल को पहले से कोई बीमारी है तो वो फीमेल बॉडी में चली जाती है, और फीमेल को कोई बीमारी पहले से है तो वो मेल बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, इसको कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स याद रखो, बैक्टीरियल डिजीज है सिफिलिस और गोनोरिया, ये भी ट्रांसफर हो सकता है। और वायरल डिजीज है एड्स, इसके बारे में सुने होंगे, बड़ा जानलेवा डिजीज है भाई, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स वायरस से होता है। ठीक है, तो अगर दोनों में से किसी को एड्स है और दोनों सेक्सुअल रिलेशनशिप में गया तो भाई दोनों को हो जाएगा, ये भी जो है एसटीडी ही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ही है। अब उसके लिए कंट्रासेप्शन करके बचाव किया जाता है। कंट्रासेप्शन है क्या, तो मेथड्स और टेक्निक्स अडॉप्टेड टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आप जो भी मेथड यूज करते हो उसको कंट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं, और उसके लिए डिफरेंट प्रोसेसेस यूज किया जाता है जिसको कंट्रासेप्टिव्स कहते हैं। मैं बताता हूं एक एक करके, कुछ टेम्पररी मेथड्स। और कंट्रासेप्शन यूज क्यों किया जाता है, पहली बात प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, दूसरी बात सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोकने के लिए, और तीसरी बात गैप, बच्चों के बीच में गैप चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल उसको रोक दिया जाता है, बाद में जब फिर फीमेल को प्रेग्नेंट होना होता है तो फिर हो जाती है, तो बच्चों के बीच में गैप रखने के लिए भी होता है। अब इसमें कुछ टेम्पररी मेथड्स भी हैं, कुछ परमानेंट मेथड्स भी हैं बेटा। ठीक है, टेम्पररी मेथड रिवर्सिबल होता है, जब चाहो जो भी कंट्रासेप्टिव यूज किए हो उसको हटा दो, ठीक है, फिर से प्रेगनेंसी बहाल हो सकती है, फिर से प्रेग्नेंट हो सकती है फीमेल। ठीक है, बैरियर मेथड है, ये सब टेम्पररी में आता है, आगे बताता हूं। इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस है, आईयूडी या आईयूसीडी कहते हैं इसको। ठीक है, और हार्मोनल मेथड है, तो ये टेम्पररी मेथड्स हैं जिससे कि प्रेगनेंसी को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, और कुछ परमानेंट मेथड्स भी हैं जो मोस्टली इरिवर्सिबल हैं, ऐसा करा लेने से जैसे सर्जरी करा ली।
तो मेल में सर्जरी वेसेक्टोमी कहलाता है, फीमेल में सर्जरी ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। आगे बताता हूं, सर्जरी करा ली या अनवांटेड प्रेगनेंसी है, एबॉर्शन करा लिया, ठीक है, तो ये सब भी मेथड्स यूज होते हैं कुछ परमानेंट मेथड्स के रूप में। तो पहले हम लोग टेम्पररी मेथड्स की बात करते हैं बेटा, बैरियर मेथड, ठीक है। और बैरियर मेथड में क्या होता है, क्रिएटिंग ए मैकेनिकल बैरियर टू प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ स्पर्म और ओवम। स्पर्म और ओवम ना मिले, बैरियर लगा दो बीच में, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, जायगोट ही नहीं बनेगा, ठीक है, इसलिए इसको बैरियर मेथड कहते हैं। अब इसमें फिजिकल बैरियर्स में कॉन्डोम्स यूज किया जाता है, मेल के लिए अलग कॉन्डोम आता है, फीमेल के लिए अलग कॉन्डोम आता है, जो स्पर्म और ओवम को मिलने ही नहीं देता, ठीक है। डायफ्राम्स आते हैं, फीमेल्स यूज करती है, ठीक है, ये भी बैरियर मेथड है, ये भी स्पर्म और ओवम को मिलने नहीं देता, ठीक है। इसके फंक्शंस देख लो, हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, इससे प्रेगनेंसी रुक जाती है। हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज सिर्फ और सिर्फ इसी से रुक सकता है, बैरियर मेथड से ही रुक सकता है, और स्पेशली बेटा कॉन्डोम से ही रुक सकता है, ठीक है, और कोई मेथड नहीं है, दूसरा कोई भी मेथड नहीं है। प्रेगनेंसी रोकने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को रोकने के लिए बैरियर मेथड में स्पेशली कॉन्डोम्स मेथड ही है, ठीक है। बाकी सारे मेथड्स में प्रेगनेंसी रुकेगी, लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब डिजीज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा ही सकता है। अगला है हार्मोनल मेथड। These category of contraceptives acts by changing the hormonal balance of the body so that the eggs are not released and fertilization cannot occur, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे हार्मोन्स यूज किए जाते हैं कि एग रिलीज ही नहीं होगा, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। अब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। जैसे उसके लिए कुछ पिल्स लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ पिल्स लिए जाते हैं, ओरल पिल्स भी होते हैं, वेजिनल पिल्स भी होते हैं। ऐसे भी पिल्स हैं जो वेजिना के अंदर रख दिए जाते हैं, स्पर्मिसाइड के जैसे काम करते हैं, सारे स्पर्म को वहीं खत्म कर देते हैं। मतलब बैरियर है, रोकना है, फर्टिलाइज नहीं होने देना है। लेकिन पिल्स के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं बेटा, जैसे मूड स्विंग हो जाएगा, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ जाएगा, नौसिया, माथे में चक्कर आने लगेगा, हेडेक होने लगेगा। तो ऐसे कंडीशंस में पिल्स लेना डॉक्टर्स रोक देते हैं, या खुद से अगर कोई भी महिला पिल्स ले रही है तो फिर मेडिकल असिस्टेंस जरूरी है, डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है। उसके बाद चले आओ आईयूडी, जिसको हम लोग आईयूसीडी भी कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। इसमें कॉपर टी यूज करते हैं। ये टी शेप का स्ट्रक्चर है, टी शेप का स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम लोग इसको कॉपर टी कहते हैं। और इसमें कॉपर के वायर लपेटे हुए रहते हैं, ये यूटरस के अंदर सेट कर दिया जाता है, ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा, फीमेल डॉक्टर्स ये करती हैं। अब इससे क्या होता है, तो ये धीरे धीरे यूटरस में कॉपर रिलीज करता है, जो इम्प्लांटेशन को रोक देता है, और स्पर्मिसाइडल भी होता है, स्पर्म को भी रोकता है। और खास करके बेटा अगर ओवम रिलीज भी हो गया, स्पर्म अगर आ भी रहा है तो दोनों को रोक देगा, दोनों को मिलने नहीं देगा, इसको इधर आने नहीं देगा, इसको उधर जाने नहीं देगा, ठीक है। और जैसे कॉपर टी है उसी तरह हार्मोनल आईयूडी भी आता है, इसके अंदर बेटा हार्मोन्स भरे हुए रहते हैं, टी के अंदर हार्मोन्स भरे हुए रहते हैं, और उसको यूटरस में इंप्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। तो रिलीजेज हार्मोन्स इन द यूटरस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ये भी फर्टिलाइजेशन को रोकता है, प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को रोकता है, और प्रिवेंट्स एग फॉर्मेशन, ये तो ओव्यूलेशन को भी रोक देता है, ठीक है। इसमें तो ओव्यूलेशन हो भी जाता है कॉपर टी में, इसमें चूंकि हार्मोन्स जो है वो फीड किए हुए हैं तो ये ओव्यूलेशन को भी रोक देता है। तो ये सारे के सारे बेटा बैरियर मेथड्स हैं। अब सर्जिकल मेथड्स में आ जाओ, जो परमानेंट मेथड्स हैं, ठीक है। अब ये मेल के लिए भी जो है एप्लीकेबल है, फीमेल के लिए भी एप्लीकेबल है बेटा, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेल का जो ये स्पर्म डक्ट है, जिसको आप भैंस डिफरेंस कहते हो, दोनों स्पर्म डक्ट को काट करके उल्टा करके बांध दिया जाता है, ठीक है, ताकि स्पर्म यहां तक तो आएगा, यहां तक तो आएगा, इससे आगे नहीं जा पाएगा, मतलब यहां से रिलीज नहीं हो पाएगा, अंदर ही डीजेनरेट हो जाएगा। तो बेटा ये प्रोसेस जो है वैसेक्टोमी कहलाता है, कहीं लिखा हुआ होगा,
स्पर्म का ट्रांसपोर्ट स्टॉप्ड है, भैंस डिफरेंस कट कर दिया गया, हाँ, इसको वैसेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जो ऑपरेशन किया जाता है जिसको फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन कहते हैं, उसमें ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, इसको इधर काट के बांध दिया, 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 मतलब ओवम यहां तक तो आएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, या स्पर्म यहां तक तो आएगा, आगे जा ही नहीं पाएगा, मतलब परमानेंटली स्टॉप कर दिया कि अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये मेल के लिए भी एप्लीकेबल है, फीमेल के लिए भी एप्लीकेबल है, ये परमानेंट सॉल्यूशन में आता है, ठीक है। तो इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ओवा इज स्टॉप्ड, ओवा का जहां तक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए नहीं हो रहा है, और फैलोपियन ट्यूब को काट के बांध दिया जाता है। अब देखो, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, फीमेल फेटिसाइड, एमनियोसेंटेसिस किया जाता था इसमें, ठीक है, मतलब अल्ट्रासाउंड करके पता कर लिया जाता था कि यूटरस में जो बच्चा पल रहा है वो मेल है कि फीमेल है। 80-90 के दशक में ये बहुत ज्यादा हुआ था, पता कर लिया जाता था कि मेल है कि फीमेल है, और अगर पता चल जाता था कि फीमेल है तो फिर उसको जो है यूटरस में ही मेडिसिन की मदद से डिजेनरेट कर दिया जाता था या एबॉर्शन करवा के निकाल दिया जाता था। तो जब ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई तो 1994 में एक जो है फीमेल फेटिसाइड या सेक्स डिटर्मिनेशन को प्रोहिबिट करने के लिए इसको क्राइम मान लिया गया, और एक लॉ जो है वो पास कर दिया गया कि अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा, ठीक है। बहुत सा इट वॉज मिसयूज्ड बाय मेनी पीपल। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो टेस्ट है, ये किया जाता है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी को पता करने के लिए कि बच्चे में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक है, ये पता करने के लिए। और कर क्या रहे थे लोग, इसका मिसयूज कर रहे थे इंडिया के बहुत सारे लोग, ठीक है, जबकि तुम जानते हो कि मेल और फीमेल रेशियो बिल्कुल इक्वल होना आवश्यक है, ठीक है, ताकि स्पीसीज को कंटिन्यू किया जा सके, जनरेशंस को कंटिन्यू किया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं होता था, इसका मिसयूज करके बहुत सारी बच्चियों को जो है गर्भ में ही, मां के गर्भ में ही मार दिया गया। The test was used to find the sex of the child, and if the sex of the fetus was found to be a female, it was aborted. That is female feticide. Abortion करवा दिया जाता था, जान ले ली जाती थी बच्चियों की, ठीक है। तो ये काफी गलत था, इसलिए सरकार ने 1994 में इस पर रूल बना के इसको बैन कर दिया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। बाकी टेस्ट आप कर ही सकते हैं, टेस्ट तो जरूरी है, मेडिकली जरूरी है, टेस्ट आप कर ही सकते हैं, लेकिन डिटरमाइन करके ये नहीं बता सकते हैं पेरेंट्स को कि भाई मेल चाइल्ड है गर्भ में या फीमेल चाइल्ड है। समझ रहे हैं? तो चलो बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ठीक है। तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था प्लांट्स का और ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स का, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको जो है अभी पढ़ा रहा था। उम्मीद है कि बहुत सारी बातें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि मैं जो अपने चैनल पे नेक्सस पे काम करता हूँ, वी साइंस नेक्सस पे काम करता हूँ, तो मैं हमेशा ये कोशिश रखता हूँ कि जितना भी कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग में जाए वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जाए। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस टाइप के यूजफुल लेक्चर्स के लिए निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया लेक्चर अपलोड हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, एग्जाम्पलर का हो, किसी चैप्टर का हो, जो भी आपके लिए यूजफुल हो, आपके बोर्ड्स के लिए यूजफुल हो, वो फटाफट आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उसको बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकें, ठीक है। और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, ताकि, क्योंकि बोर्ड परीक्षा तो सबकी है ना, प्रेशर तो सबके ऊपर होता है ना बेटा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।